गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर 4 मोमेंट्स बुक का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये इसके जो राइटर है ये कहाँ से लिया गया है? एक कनाडा फोल्क टेल, एक कनाडा फोल्क टेल। हम इसकी शॉर्ट समरी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तक भी पहुँचेंगे। उसके लिए हमें इसका शॉर्ट समरी के रूप में समझना चाहिए और मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ आज तो। कल इसका डिटेल से हम इंग्लिश टू हिंदी दोनों आपको बता देंगे। मैं आपको शॉर्ट समरी बता रहा हूँ। एक समय में मूर्खों का एक राज्य था। मूर्खों का एक राज्य था। देयर वाज वंस ए किंगडम ऑफ फूल्स। राज्य में राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। वे दूसरे राजाओं से भिन्न तरीके से शासन करना चाहते थे। उन्होंने आदेश दिया कि रात को सभी लोगों को जागते रहना है और काम करना है। जैसे ही सूर्योदय होगा सभी को सो जाना है। जिस किसी ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे क्या मिलेगा? मृत्युदंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्युदंड मिलेगा। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य स्टूडेंट सिटी में आते हैं, उस शहर में आते हैं। भरी दोपहरी थी, मतलब गर्मी बहुत थी, हॉट डे, और हर कोई सोया हुआ था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ पूरा नगर जाग उठा, मतलब दिन को सोना और रात को काम करना। मूर्खों का शहर था, राजा भी मूर्ख और मंत्री भी मूर्ख। और अपने काम पर लग गए। रात को दोनों व्यक्ति भूखे थे, स्टूडेंट और उसका जो टीचर यानी गुरु। वे कुछ किराने का सामान खरीदने गए। उन्होंने देखा कि हर चीज़ का एक ही दाम था, मात्र एक डड्डू। जब वे खाना पका कर खा चुके थे, गुरु को एहसास हुआ कि टीचर को एहसास हुआ कि मूर्खों के राज्य में ठहरना बुद्धिमानी नहीं होगी। किंतु स्टूडेंट वह स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ हर चीज़ सस्ती थी। इसलिए गुरु वहाँ से चला गया और शिष्य वहीं ठहर गया। वह हर दिन भरपेट खाने लगा और मोटा हो गया। There was once a kingdom of fools. In this kingdom, both the king and the minister were idiots. They wanted to rule in a way different from other kings. They ordered that everyone should be awoke at night and do their work, and everyone had to go to bed with the rising of the sun. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was broad day night and everyone was asleep. As soon as the sun set, the whole town woke up and started its business. The two men were hungry. They went to buy some groceries. परचूनी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने। They found that everything cost the same, a single डुडू, मतलब मात्र कुछ भी नहीं, प्राइस कुछ भी नहीं। When they had cooked and eaten, the guru realized that it would not be wise to stay in a kingdom of fools. But the disciple did not want to leave the place because everything was cheap there.
So the guru left the place and the disciple stayed on. He ate his fill every day and grew fat. अभी जो मैंने बताया उसको मैंने इंग्लिश में, आपको जो इंग्लिश में समझना चाहता है वो इंग्लिश में समझ लेना। अब आगे क्या होता है, आगे एक दिन एक चोर दीवार में सेंध लगाकर एक धनी व्यापारी के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अपनी लूट का सामान लेकर बाहर जा रहा था, मकान की दीवार उसके सिर पर गिर गई और वह उसी समय मर गया। चोर का भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया और उसने शिकायत की कि एक मजबूत दीवार नहीं बनाने के अपराध में व्यापारी को दंड मिलना चाहिए। राजा ने व्यापारी को बुलाया, किंतु व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने विनती की कि वास्तव में यह उस व्यक्ति का दोस्त था जिसने दीवार बनाई थी। राजमिस्त्री को लाया गया। उसने कहा कि जब वह दीवार बना रहा था तो उसका ध्यान एक नर्तकी पर चला गया था। वह पूरा दिन अपनी पायल बजाती हुई उस सड़क पर आती जाती रहती थी। उस नर्तकी को दरबार में लाया गया। उसने अपनी तरफ से सफाई पेश की कि उसने सोनार को अपने लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया हुआ था। सोनार एक आलसी व्यक्ति था। उसने काम को करने में देर लगाई। उसने दर्जनों बार उससे अपने घर के चक्कर लगवाए। जब सोनार को राजा के सामने लाया गया तो उसने कहा कि उससे पहले एक धनी व्यापार का काम करना था। उस व्यापारी के घर में विवाह था और वह प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। उसी कारण से उसने नर्तकी से इतनी बार अपने घर चक्कर लगवाए। राजा ने उससे उस धन व्यापारी का नाम पूछा। वह धन व्यापारी और कोई नहीं था, वही था जिसकी दीवार गिर गई थी। किंतु व्यापारी चिल्लाया कि उसने नहीं बल्कि उसके मर्द पिता ने आभूषण बनाने का काम सोनार को दिया था। राजा ने कहा कि अपने पिता की जगह पर उसे दंड मिलना वाजिब था। देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मूर्खों की कहानी है। One day a thief broke into a rich merchant's house by making a hole in the wall. As he was carrying out his loot, the wall of the house collapsed on his head and he died instantly. The thief's brother went running to the king and complained that the merchant should be punished for not building a strong wall. The king sent for the merchant, but the merchant pleaded that it was really the fault of the man who built the wall. The bricklayer was brought in. He said that when he was building the wall, his eyes and mind were distracted towards a dancing girl. She was going up and down that street all day with her anklets jingling. The dancing girl was brought to the court. She gave the excuse that she had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for her. The goldsmith was a lazy fellow. He delayed the work. He made her walk up and down his house a dozen times. When the goldsmith was brought before the king, he said that he had to attend to a rich times. When the goldsmith was brought before the king, he said that he had to attend to a rich merchant's order first. There was a wedding at the merchant's house and he was not ready to wed. That was why he made the dancer come many times to his door. The king asked him the rich merchant's name. He was none other than the merchant whose wall had fallen.
but the merchants cried that it was not he, but his father, who had given the job of making ornaments to the jeweler. The king said that it was justified to punish him in place of his father. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट कर देंगे. ए न्यू स्टेक was ordered to be made ready for the execution. It occurred to the minister that the rich merchant was too thin to be properly executed on the stake. He discussed this with the king. It was decided that a fat man should be found to fit the stake. The eyes of the servants fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. He was taken to the king. The disciple pleaded that he was innocent, but it was all in vain. मतलब प्राण दंड के लिए एक नई सूली बनाकर तैयार रखने का आदेश दिया गया. मृत्युदंड देने किसको? जिसकी दीवार गिरी थी उसी को. मंत्री को यह विचार आया कि सूली पर सही तरीके से भार डालने के लिए वह धनी व्यापारी बहुत पतला था. उसने इस बारे में राजा से बातचीत की. ये डिसीजन लिया गया कि सूली पर चढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त मोटे व्यक्ति को ढूंढा जाए. नौकरों की नज़र उस शिष्य पर पड़ गई जो महीनों से केले, चावल, गेहूँ और घी खा कर मोटा हो गया था. देख लो, उसे राजा के पास ले जाया गया. शिष्य ने विनती की क्योंकि वह तो निर्दोष था, किंतु सब व्यर्थ गया. उसने बहुत सफाई दी कि मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे तो छोड़ दिया जाए, लेकिन सब बेकार गया. द डिसिपल प्लीडेड that he was innocent, but it was all in vain. अब आगे क्या होता है? While he was waiting for death, he remembered his guru. The guru saw everything by his magical powers. He arrived there at once to save his disciple. He whispered something in his disciple's ear. Then he requested the king to put him to the stake first. When the disciple heard this, he said that he was brought there first, and so he should be put to death first. The king was puzzled by their behavior. He asked why each of them wanted to die first. The guru hesitatingly told him that whoever died on the stake first would be reborn as the king of that country. The one who died next would be the future minister of that country. आगे क्या हुआ? जिस दौरान वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने अपने गुरु को याद किया. वो स्टूडेंट्स गुरु ने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ देख लिया. वो अपने शिष्यों को बचाने के लिए तुरंत वहाँ पहुँच गया. उसने अपने शिष्य के स्टूडेंट्स के कान में कुछ कहा. फिर उसने राजा से निवेदन किया कि पहले उससे सूली पर चढ़ाया जाए. किसे? जब शिष्य ने ये सुना तो उसने कहा कि उसे वहाँ पहले लाया गया था और इसलिए पहले उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए. राजा उनके व्यवहार से चक्कर में पड़ गया, अचंभे में पड़ गया. उनसे पूछा गया कि उनमें से प्रत्येक पहले क्यों मरना चाहता था. गुरु ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया कि जो पहले सूली पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में पैदा होकर उस देश का राजा बनेगा. जो उसके बाद मरेगा वह उस देश का भावी मंत्री बनेगा. देखो, मूर्खों के शहर में मूर्खों वाली बात हो रही है, क्योंकि उनको तो वैसे ही बात अच्छी लगती है जो अपने स्वार्थ के लिए हो, और बात भी कौन सी? राजा बनने की.
Next paragraph, the king did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He and his minister decided to go on the stake themselves and be reborn as king and minister. The king told the executioners to put to death the first man who came to them, and then do the same to the second man. That right, the king and his minister went secretly to the prison and released the guru and the disciple. They then disguised themselves as the two and got themselves executed. The people now begged the guru and the disciple to be their king and minister. The two agreed and changed all the old laws. From then onwards, night was to be night and day was to be day. Also nothing could be got for a dudu. The place became like any other place. समरी समझ में आ गई हो कि आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी चैप्टर को पढ़ना है और वहाँ अच्छी तरह आप समझ लेना। अब क्या होता है लास्ट में, राजा दूसरे जन्म में अपना राज्य किसी दूसरे के हाथ में नहीं खोना चाहता था। देखो लालच आ गया, मूर्खता वाली लालच आई है। उसने उसके मंत्री ने निर्णय लिया कि वे स्वयं सूली पर चढ़ जाएंगे और राजा और मंत्री के रूप में फिर से जन्म लेंगे। राजा ने जल्लादों से कहा कि उनके पास जो पहला व्यक्ति आएगा उसे पहले मार डालना है और फिर वैसे ही दूसरे आने वाले व्यक्ति के साथ करना है। उस रात राजा और उसका मंत्री चुपके से कैद खाने में गए और उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को आज़ाद कर दिया। फिर उन्होंने उन दोनों का वेश धारण किया और स्वयं को मौत की घाट उतरवा लिया, मतलब फांसी पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए। लोगों ने अब गुरु और शिष्यों को उनका राजा और मंत्री बनने के लिए याचना की। दोनों मान गए और उन्होंने सभी पुराने कानूनों को बदल दिया। उस दिन के बाद से रात को रात रहना था और दिन को दिन। इसके अतिरिक्त एक डुड्डू में कुछ भी नहीं मिलता था, मतलब एक आने में भी कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय कहने का मतलब उसने मूर्ख राजा ने और उसके मूर्ख मंत्रियों ने मतलब एक आने में कौड़ियों में कोई सी भी चीज़ ले लो और इससे राज्य जो कोष है, इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो गिरती जा रही थी। तो गुरु ने और शिष्य ने क्या बदला, सारे की राजा ने किंग ने जितने भी लॉज बना रखे थे उनको चेंज कर दूसरा नए लॉ बनाए, जहाँ एक फ़िक्स रेट कर दी गई कि इतने का सामान इतने में मिलेगा, जिससे राजा और राज्य की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी हो सके। वह जगह किसी भी अन्य जगह की तरह बन गई, मतलब जैसे और राज्य में राजा करता था उसी प्रकार राजा ने, उस गुरु ने जो राजा बन गया है उस शहर को भी वैसा ही बना दिया है। तो ठीक है, चैप्टर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।